हेलो एवरीवन। देखिए, आज के इस वीडियो में हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं टाइम और टेंस की, जिसमें टाइम एंड टेंस के साथ साथ वॉइस और नरेशन भी कंप्लीट करेंगे। तो कुल मिला जुला के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है और करीब 12 से 15 क्लासेज होंगी। ये कह नहीं सकते कि कितनी क्लासेज तक जाकर ये चीज़ें कंप्लीट होंगी, बट 12 से 15 क्लासेज मैं मान रहा हूँ कि शायद इतनी क्लासेज में हम ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। और ये जो क्लास है वो एकेडमिक्स वाले बच्चों के लिए, कंपटीशन वाले बच्चों के लिए, अगर वो बिगनर्स हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो अगर उन्होंने तैयारी कर रखी है, पहले से एक बार पढ़ रखा है, तो शायद ये इतना इंपॉर्टेंट उनके लिए नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही उस लेवल तक हम बात नहीं करेंगे जिस लेवल पे हम कंपटीशन में बात करते हैं। तो ये एकेडमिक्स वाले बच्चों के लिए और बिगनर्स के लिए एकदम सफिशियंट होगा। और यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी इस पूरी जो सीरीज जो खत्म होगी। खास तौर पे अगर आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 में पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ पे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले बच्चे को जो है इंग्लिश पढ़ते टाइम यही होता है कि हमें मीनिंग नहीं समझ में आ रही है, सेंटेंस का हम मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हैं, या कई बार कोई हिंदी में लाइन दे रखी है तो उसको ट्रांसलेट करके हम इंग्लिश में नहीं चेंज कर पा रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रांसलेशन वाला पार्ट, जो कि ये टाइम एंड टेंस के अंदर ही आता है। तो आज की जो क्लास है, पहली क्लास है इस सीरीज की, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। रिकॉर्डेड फॉर्म में हमने ये रखा है कि इसको रिकॉर्ड करके और अपलोड कर दिया जाएगा आपको। अभी आज ये पहली क्लास है और फिर ऐसे इस क्लास के बाद फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे करके हम क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। एकेडमिक्स वाले बच्चों के लिए ये भी मैंने बता दिया। अगर आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 में पढ़ते हो, इसके अलावा अगर आप टेंस सीखना चाहते हो, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हो, तो ये बिल्कुल एकदम अच्छी जगह है, परफेक्ट जगह है आपको सीखने के लिए। चलिए, तो आज की क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज की क्लास में हमें समझना है वो ये समझते हैं कि टाइम और टेंस में ना डिफरेंस क्या है। ठीक है, एक तो हमें ये समझना है, दूसरा हमें फिर इसके बाद समझना होगा आइडेंटिफिकेशन, और फिर हम आएंगे कहां पे, ट्रांसलेशन। तो ये तीन चीजें हैं। पहले तो डिफरेंस समझना होगा, टाइम और टेंस का डिफरेंस क्या है। ठीक, बहुत जरूरी है समझना कि टाइम और टेंस में डिफरेंस होता है। समझो, ये जो टाइम है ना, टाइम का मतलब ही हो गया कि अगर कोई चीज चल रही है तो प्रेजेंट में चल रही है, अगर कोई चीज बीत चुकी है तो पास्ट में, और जो आने वाला होगा वो फ्यूचर। तो अगर हम ध्यान दें तो इन तीन पॉइंट्स पे हम टाइम को दिखाते हैं, या तो वो प्रेजेंट होगा, या तो पास्ट होगा, या तो फ्यूचर होगा। बट टेंस में ऐसा नहीं है। ये जो टेंस होता है ना, ऐसे समझ लो कि टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है, जबकि टाइम एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। टाइम एक यूनिवर्सल टर्म है। ठीक, टेंस में आप वर्ब की फॉर्म दिखाते हो, वर्ब की फॉर्म, इट मींस द फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंस का मतलब हो गया कि वर्ब की फॉर्म, जबकि टाइम में ऐसा नहीं है। हाँ, वर्ब की फॉर्म की हेल्प से हम जब टाइम डिनोट करते हैं तो वही बनने लगता है टेंस। वर्ब की फॉर्म की हेल्प से जब हम किसी पॉइंट ऑफ एक्शन को दिखाते हैं कि किस पॉइंट पे हुआ है, कि प्रेजेंट में है, कि पास्ट में है, कि फ्यूचर में है, तो वो बन जाता है टेंस। नहीं तो टाइम एक अलग कॉन्सेप्ट है, टेंस एक अलग कॉन्सेप्ट है। टाइम अगर देखा जाए, अगर आपको बताना हो, तो आप पॉइंट और ड्यूरेशन की बात करते हो। टाइम में आप किसकी बात करते हो, पॉइंट और ड्यूरेशन की। कि अगर मान लो कोई बात है और वो किसी टाइम पे हुआ है, तो आप बोलते हो ये 5 बजे हुआ है, ये 6 बजे हुआ है, तो वो एक पॉइंट हो गया। और अगर कोई ड्यूरेशन की बात होगी तो 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, तो ड्यूरेशन हो जाएगा। टेंस की अगर बात करें, जो कि हमें पढ़ना है, हमें ये समझना है कि टेंस का मतलब हो गया वर्ब की फॉर्म, और उसी वर्ब की फॉर्म की हेल्प से जब हम किसी पॉइंट ऑफ एक्शन को दिखाते हैं तो वही बन जाता है हमारा टेंस। समझ में आ गया ये जो डिफरेंस मैंने बताया। एक टेंस आपका ग्रामेटिकल टर्म है, जबकि टाइम आपका ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। इवन टाइम को आपने सुना होगा कि टाइम को 4th डायमेंशनल कहा जाता है, 4 डायमेंशन, है ना। जैसे 3D आप पढ़ते हो, 3D, और 2D पढ़ते हो मैथ्स में अपने, 3D पढ़ते हो, उसी तरह से टाइम क्या है, 4D है। ठीक है, टाइम क्या है, 4D। टेंस में कोई ऐसा 4D OD वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था आपको टाइम और टेंस को समझने का, कि टाइम के 3 पॉइंट है आपके, या तो कोई प्रेजेंट में कोई बात है, बीत गई तो पास्ट है, आने वाला है तो फ्यूचर है। टेंस में क्या है, टेंस सर वर्ब की फॉर्म है, किस पॉइंट पे एक्शन हुआ है इसको दिखाने के लिए हम फिर टेंस का यूज करते हैं। इसके अलावा टेंस में स्टेट होती है। ये जो वर्ब की फॉर्म है ना, जब ये एक्शन दिखाएंगे तो इनकी स्टेट होगी। वर्ब की फॉर्म से जब हम एक्शन दिखाते हैं तो वो स्टेट होती है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है,
अभी स्टार्टिंग वाली चीजें बहुत ध्यान से समझना कि टेंस में हम वर्ब की फॉर्म से किसी पॉइंट ऑफ एक्शन को दिखाते हैं। वर्ब की फॉर्म से हम क्या दिखाते हैं? पॉइंट ऑफ एक्शन, है ना। जब हम उस पॉइंट को दिखाते हैं, किसी एक्शन के पॉइंट को दिखाते हैं, तो वो टेंस बन जाता है। अब वो जो एक्शन की स्टेट है वो 4 है। अगर इनकी स्टेट की बात की जाए तो 4 स्टेट में एक्शन होगा, या तो इंडेफिनिट होगा, या तो कॉन्टिन्यूअस होगा, या तो परफेक्ट होगा, या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। अब पॉइंट ऑफ एक्शन अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है और प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे करके बनता है। ये हम आगे सीखेंगे। अब यहां से एक नया टर्म आपके सामने निकल के आया, वर्ब। वर्ब की फॉर्म जानना बड़ा जरूरी है टेंस में, ठीक है। आओ तो थोड़ा सा इसको समझते हैं, फिर हम आगे आएंगे आइडेंटिफिकेशन और ट्रांसलेशन पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना ये टेंस, टाइम एंड टेंस। तो अगर हम वर्ब की बात करें, ठीक है, यदि हम वर्ब की बात करें तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि वर्ब की फॉर्म पता होनी बहुत जरूरी है। आपको वर्ब क्या होता है ये समझना बड़ा जरूरी है। देखो वर्ब जो है ना वो 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक आपका हो जाता है ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा आपका होता है रेगुलर वर्ब, जिसको आप बोल सकते हो मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब फिर से 2 पार्ट में आ जाता है। एक होता है आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब, और एक होता है मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब। प्राइमरी और मॉडल, ठीक है। आपको दिख रहा है पूरी तरह से? चलो इसके आगे समझो, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। देखो अब जो मॉडल्स होते हैं उसमें आप क्या जाते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, विल, शैल, दिख रहा है? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, यूज, नीड, डेयर। यूज टू, नीड और डेयर। अब देखो यूज टू, नीड और डेयर को मैंने थोड़ा सा एक ब्लॉक में कर दिया है क्योंकि ये कई बार सेमी मॉडल्स भी कह जाते हैं, बट यहां पे हम ये बात नहीं करने वाले हैं। हम आपको सिर्फ बताने वाले हैं कि जो वर्ब्स होती है ना वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, ऑक्सिलरी वर्ब, रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब का मतलब हो गया आपका मेन वर्ब, आप ध्यान रखिएगा। रेगुलर वर्ब का मतलब हो गया आपका मेन वर्ब, ठीक है। लेकिन जो ऑक्सिलरी वर्ब थी वो 2 पार्ट में आ गई, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। अगर मॉडल ऑक्सिलरीज की बात की जाए तो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, यूज, नीड, डेयर, इवन विल और शैल जो होते हैं ये भी आपके मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं। 2 बातें ध्यान रखनी है। एक, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हमेशा मूड बताएंगे, और दूसरा इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जिसको आप बोल सकते हो बेस फॉर्म। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब हो गया इसके साथ हमेशा बेस फॉर्म। बहुत आराम से समझते रहिएगा। क्यों जरूरी पड़ गया यहाँ पे थोड़ा वर्ब को समझना? क्योंकि टेंस स्टार्ट करने से पहले आपको वर्ब की फॉर्म समझनी होगी। और बात ये हुई थी कि टाइम और टेंस में क्या डिफरेंस होता है, तो ये बता दिया। टेंस का मतलब होता है वर्ब की फॉर्म जो किसी पॉइंट ऑफ एक्शन को दिखाए। ध्यान रखिएगा, जब भी हम वर्ब की फॉर्म से किसी एक्शन को दिखाते हैं कि वो किस पॉइंट पे हुआ है और उसकी स्टेट डिफाइन कर देंगे तो वही बन जाएगा टेंस। अब क्योंकि वर्ब की फॉर्म जरूरी है तो हमने बताया वर्ब की फॉर्म में ऑक्सिलरी वर्ब और रेगुलर वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब 2 होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। रेगुलर वर्ब का मतलब मेन वर्ब, ये कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज नहीं होगी, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती है जो मॉडल ऑक्सिलरीज है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब की भी खासियत होती है, इसमें 3 होती है, ध्यान रखना। इसमें एक होता है बी वर्ब, एक होता है डू वर्ब, और एक होता है हैव। ध्यान रखना, बी, डू और हैव। और इनकी खासियत ये है बी, डू और हैव की कि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज हो जाते हैं और मेन वर्ब की तरह। देखो ये कभी मॉडल्स जो है ना ये कभी मेन वर्ब की तरह नहीं होंगे, लेकिन ये नीड, डेयर और यूज टू, क्या यूज टू आपका एडजेक्टिव भी हो जाता है, मॉडल्स के साथ साथ एडजेक्टिव भी है। नीड, डेयर मॉडल्स भी है और मेन वर्ब भी है, ठीक है। तो ऐसे यूज हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये आपके हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं, बट ये सेमी मॉडल्स कहे जाते हैं, नीड, डेयर और यूज टू। ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब की तरह भी यूज होता है।
इतना आप ध्यान रखिएगा। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं और यहां से फिर थोड़ी सी बात इसी वर्ब इधर वाला पार्ट मैं हटा रहा हूं और वापस से जब टेंस स्टार्ट करूंगा तो मैं बात करूंगा। चलो अब ये जो बी, डू और हैव है इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। क्यों, मतलब सबसे पहले ये समझ लो, एक बार फिर आखिरी बार बोल दूं कि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ना, इसका मतलब हो गया हेल्पिंग वर्ब की तरह। आप बोलते हो ना सर हेल्पिंग वर्ब, यही ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती हैं। लेकिन इनमें से कुछ वर्ब हैं जो हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब की तरह काम करती हैं। जैसे ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है ना, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब का तो काम करती ही करती हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह तो यूज होती हैं, मेन वर्ब की तरह भी यूज हो जाते हैं। और ये जो मॉडल्स आपने देखे अभी है ना, ये जो कैन, कुड, विल, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, कुड, ये आपकी हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही होंगी, कभी मेन वर्ब नहीं होंगी। दे विल नेवर बिकम मेन वर्ब, कभी मेन वर्ब नहीं होगा। लेकिन ये जो यूज टू, नीड और डेयर है, इनको आपको ध्यान रखना है कि यूज टू आपका एडजेक्टिव की तरह भी काम कर जाता है, नीड और डेयर तो मेन वर्ब की तरह भी काम कर जाता है। इसीलिए इनकी थोड़ी कैटेगरी अलग है। मुझे लगता है अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। और अब हम बी, डू और हैव की बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना कि ये जो सर जो बी वर्ब है ये क्या है। देखो बी वर्ब में इज, एम, आर, वॉज, वर, फिर आपकी बीन और फिर आपकी बीन, ठीक है। फिर ये जो डू वर्ब है ना, डू वर्ब, इसमें क्या आता है, इसमें आपका आ जाता है सर डू, डज और डिड। और फिर ये जो हैव वर्ब है सर, इसमें क्या आ जाती है, तो ये जो हैव वर्ब है इसमें आपकी आती है हैज, हैव और हैड। अब ये इतनी चीजें हैं, आपको ये ध्यान रखना है। इनको आप हेल्पिंग वर्ब की तरह तो यूज करोगे ही करोगे, जो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। इसके अलावा ये मेन वर्ब की तरह भी यूज हो जाएंगी। इतनी बातें आपकी वर्ब की थी जो आपको समझनी थी। ये इसलिए था क्योंकि अगर आप वर्ब नहीं समझोगे तो फिर आपको टेंस समझने में बहुत दिक्कत होगी। अब थोड़ी सी जो मेन वर्ब है ना, रेगुलर वर्ब, इसकी बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं रेगुलर वर्ब की बात करूं, एक वर्ब है हमारे पास गो, सबको पता होगा गो, ठीक है। तो गो क्या हो जाएगा हमारा, बेस फॉर्म। हमेशा क्या बोला जाएगा, ध्यान रखना, गो क्या हो जाएगा, बेस फॉर्म। अब इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी सर, तो फर्स्ट फॉर्म इसकी गो ही होगी, सेकेंड फॉर्म इसकी वेंट होगी, थर्ड फॉर्म इसकी गॉन होगी, आईएनजी फॉर्म इसकी गोइंग होगी और एस फॉर्म गोस होगी। फिर से सुन लो, ये जो V1 है ये आपकी बेस फॉर्म है, ध्यान रखना, बेस फॉर्म यानी कि प्योर फॉर्म जिसको आप बोल सकते हो, प्योर फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, आईएनजी फॉर्म गोइंग और एस फॉर्म आपकी गोस। ये किसी वर्ब की फॉर्म होती है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे राइट है, तो राइट आपकी बेस फॉर्म है, ध्यान रखना। ज्यादातर जो रेगुलर वर्ब है ना, बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म आपकी सेम है। तो आप ऐसा मत कर देना कि हर समय उसको फर्स्ट फॉर्म ही मतलब मान के चलो। कुछ वर्ब्स आपको मिलेंगी, एक आध वर्ब आपको मैं बताऊंगा आगे चल के कि कैसे बेस फॉर्म उसकी अलग हो गई। एक वर्ब ऐसी है जिसकी बेस फॉर्म अलग हो गई और जो प्योर फॉर्म है यानी कि फर्स्ट फॉर्म है वो अलग हो जाएगी। अभी आगे पता चलेगा आपको। अब मैंने राइट बोला, तो राइट क्या है, राइट आपकी बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म भी राइट है, सेकेंड फॉर्म रोट है, थर्ड फॉर्म रिटन है, आईएनजी फॉर्म राइटिंग है, एस फॉर्म राइट्स है। अब अगर आप एकेडमिक्स की क्लासेस कर रहे हो तो आपका ये एक इंपॉर्टेंट कर्तव्य बन जाता है, एक मोरल ड्यूटी, एक ऑब्लिगेशन बन जाती है कि जो भी आपकी इंग्लिश की बुक है जिनको आप पढ़ाई में यूज कर रहे हो यानी कि रीडिंग करते हो, जब भी वहां पे मेन वर्ब आए, एकदम ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आप मेन वर्ब नहीं समझोगे तो आप कभी टेंस नहीं समझ पाओगे। वर्ब ही टेंस है, आप समझ लो। तो आप जब भी आपको वहां मेन वर्ब मिले आप उसको टिक लगाओ। अगर आपको उसकी फॉर्म्स पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो फिर उसको लिखो वहीं पे। ये ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। या फिर नहीं पता है तो बस टिक लगा के रखे रहो, 2-3 बार देखोगे तो ध्यान हो जाएगा। समझ आ गया, क्लियर होगी ये भी बात कि ये गो बेस फॉर्म है या प्योर फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, आईएनजी फॉर्म गोइंग और एस फॉर्म गोज। राइट है फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म भी राइट है, सेकेंड फॉर्म रोट है, थर्ड फॉर्म रिटन है, आईएनजी फॉर्म राइटिंग है और एस फॉर्म राइट्स है। तो ये पूरा वर्ब का छोटा सा कॉन्सेप्ट था इस टाइम और टेंस में। तो अभी तक जो हमने समझा टाइम और टेंस का डिफरेंस कि सर टाइम क्या है, तो टाइम में 3 पॉइंट होते हैं, या तो पास्ट में कोई बात बीत चुकी है, या प्रेजेंट में चल रही है, या फिर आने वाला टाइम होगा तो फ्यूचर। टेंस क्या है सर, टेंस टाइम से बिल्कुल अलग है। टेंस और टाइम का बिल्कुल मतलब कोई लेना देना नहीं है, उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। आप ये कह सकते हो
कि टेंस में वर्ब की फॉर्म से हम टाइम के एक्शन को दिखाते हैं कि किस पॉइंट पे कोई टाइम हुआ है। ठीक है, तो टेंस का मतलब मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं ताकि कोई बात समझ में आ जाए। टेंस का मतलब सर वर्ब की फॉर्म, और वर्ब की फॉर्म की हेल्प से जब हम किसी पॉइंट ऑफ एक्शन को दिखाते हैं कि ये किस पॉइंट पे कोई एक्शन हुआ है तो वो बन जाता है टेंस। इसीलिए वर्ब की फॉर्म इतनी इंपॉर्टेंट हुई, और वर्ब का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की हम स्टार्ट करते हैं बात, जिसमें हमने वर्ब में बताया ऑक्सिलरी वर्ब और रेगुलर वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब, रेगुलर वर्ब का मतलब मेन वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब के साथ खासियत ये थी कि ये मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब दो पार्ट में आ गया, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज कौन सी होगी, ये सारी लिख दी मैंने, 13 है करीब करीब। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, यूज, नीड, डेयर, ऑट टू। ठीक है, अभी ऑट टू देखो छूट गया है, एक अभी आपका छूट गया है, ऑट टू, ऑट टू। ठीक है, और प्राइमरी में बी, डू और हैव। खासियत ये थी कि जो प्राइमरी है ये हेल्पिंग वर्ब का तो काम करेंगी ही करेंगी, मेन वर्ब की तरह भी काम आ जाएंगी, ये आगे भी बताऊंगा। और ये आपकी मॉडल्स हैं। क्लियर है, चलो अब आगे देखते हैं। चलो अब ये आइडेंटिफिकेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले एक छोटी सी चीज रह गई थी बी, डू और हैव के बारे में, तो वो यहीं पे मैं कंप्लीट कर दे रहा हूं कि ये जो बी है ना, बी वर्ब, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो बी वर्ब है ना, ये आपका कॉन्टिन्यूअस के लिए यूज किया जाएगा। किसके लिए, कॉन्टिन्यूअस के लिए यूज किया जाएगा। और इसके साथ हमेशा या तो आप आईएनजी फॉर्म यूज करोगे या थर्ड फॉर्म यूज करोगे। सर या तो आप आईएनजी फॉर्म यूज करोगे या तो आप थर्ड फॉर्म यूज करोगे। एक बार फिर से समझ लो कि ये जो बी वर्ब है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने मॉडल ऑक्सिलरीज और प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था कि सर प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं वो हमारी बी, डू और हैव होती हैं। इनको आप हेल्पिंग वर्ब कह लो। इनकी खासियत ये है कि ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब की तरह भी काम करती हैं। जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगी तो इनके साथ रेगुलर वर्ब, मेन वर्ब का काम करेगा। ध्यान से सुनना, जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगी तो इनके साथ जो रेगुलर वर्ब है वही तो मेन वर्ब का काम करेगा। तो कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की, अभी वर्ब की फॉर्म पढ़ा था, ये ध्यान रखना है। तो बी वर्ब के साथ या तो आईएनजी फॉर्म यूज करोगे या तो थर्ड फॉर्म यूज करोगे। थर्ड फॉर्म आप पैसिव में यूज करते हो, आईएनजी एक्टिव में, ये बात की बात है। इसके अलावा डू के साथ हमेशा ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव का यूज आप परफेक्ट में करोगे, डू का यूज आप इंडेफिनिट में करोगे। ठीक है, ये आपको समझाना था थोड़ा सा कि जो बी वर्ब है ये आपकी कॉन्टिन्यूअस में यूज की, ये जो स्टेट लिखी गई ना, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये किसी एक्शन के स्टेट को बताया जा रहा है कि कोई एक्शन किस स्टेट में है। इसके अलावा उसके टाइम को दिखाओगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उस वर्ब की फॉर्म की हेल्प से, तो ये पूरा कंप्लीट बन जाता है टेंस। अब उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप तुरंत पहचान पाओ इंग्लिश में। अब एक और बात ध्यान रखना, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी बिल्कुल अलग अलग लैंग्वेज है। हिंदी एक अलग लैंग्वेज है, अपनी भाषा है। हिंदी एक अलग लैंग्वेज है जो हमने बाहर से सीखी है। हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग में एक बात होती है कि हमको बस हिंदी से अंग्रेजी में बनाना आ जाए, तो इसका मतलब कंप्लीट हिंदी से अंग्रेजी हो गया और यही हमारा टाइम, टेंस और ट्रांसलेशन हो गया। ठीक, बल्कि ऐसा नहीं है। ठीक ना, हिंदी एक अलग लैंग्वेज है। हमारे लिए ये थोड़ा सा हेल्पफुल इसलिए हो जाता है कि हम इसको हिंदी की हेल्प से सीखते हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा आसान पड़ जाता है। तो ये एक चीज रह गई थी बी, डू और हैव के बारे में। बी, डू, हैव क्या मैं बार बार इतनी बार रिपीट कर रहा हूं कि आपका ये सेशन खत्म होते होते आपको पूरा तैयार हो। सर बी, डू, हैव हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज है। इसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हो। खासियत ये है कि ये प्राइमरी ऑक्सिलरी इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। कैसे करता है ये बात की बात है, बट अभी ये समझना है कि ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। और लाओ मैं तुम्हें समझाई दे रहा हूं एक एग्जांपल देके। जैसे मान लो मैंने लिखा अभी कि बी वर्ब का मतलब कॉन्टिन्यूअस स्टेट, या तो इसके साथ आईएनजी फॉर्म आएगा या तो थर्ड फॉर्म आएगा ना। चलो मैं यही समझा देता हूं, देखो दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, तो देखो मान लो मैंने लिखा आई एम प्लेइंग क्रिकेट। एकदम अच्छे से आपको ये सारी चीजें समझा दे रहा हूं जो मैंने बोला अभी। मैं कहूंगा इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बताओ, तो सबसे पहले आप इसका मेन वर्ब पहचानो। सर प्ले एक मेन वर्ब हो जाएगा क्योंकि प्ले, प्लेस, प्लेड, प्लेइंग और ये फॉर्म में लिखी है प्लेइंग, सॉरी, तो प्ले ये मेन वर्ब हो जाएगा। अब यार इसका मतलब ये हो गया कि एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर है, बी वर्ब है, अभी पढ़ा था बी वर्ब का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, बीन और बीन, तो बी आपका ये हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे बी के साथ आप कॉन्टिन्यूअस स्टेट दिखाते हो, ये कॉन्टिन्यूअस स्टेट है। इसके साथ आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है, प्लेइंग आपकी आईएनजी फॉर्म है।
अब बी वर्ब मेन वर्ब की तरह कैसे काम करेगा? अगर मान लो मैंने बोल दिया आई एम ए टीचर, आई एम अ टीचर, तो अब क्या बात हो गई सर? बिना मेन वर्ब के वाक्य बनेगा नहीं कभी, बिना मेन वर्ब के कभी वाक्य नहीं बनेगा। ए आर्टिकल है आपका, टीचर नाउन है, ये सब हमने थोड़ा बहुत बेसिक्स वाली क्लास में कर रखा है। तो एम आपका क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। तो अभी जो बी वर्ब थी, जो कि अभी ऑक्सिलरी वर्ब्स कही जा रही थी, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही थी, यहां पे क्या काम करने लगी? मेन वर्ब। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था आपको समझाने के लिए कि ये जो बी वर्ब, डू वर्ब और हैव वर्ब है, ये आपका एक बार फिर मैं यहां लिख दूं, बार बार मैं ये चीज आपको नोटिफाई करा रहा हूं कि ये आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की तरह दोनों तरह से काम करती हैं। अगर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगी, अगर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगी तो इसके साथ पक्का मेन वर्ब की फॉर्म आएगी, कोई ना कोई मेन वर्ब की फॉर्म आएगी, तभी ये अपने आप क्या बन जाएगी? हेल्पिंग वर्ब। अगर कोई मेन वर्ब की इसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं है, अगर इसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब अपने आप ही यही हेल्पिंग वर्ब क्या काम करने लगेगा? मेन वर्ब का। अब आपको पूरी बात ही समझ में आ गई होगी। मॉडल्स की तो बात ही हटा दो, सिर्फ इतना ही समझ लो कि ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, बी, डू और हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, मतलब हैव जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म, चाहे हैज हो, चाहे हैड हो, चाहे हैव हो। डू के साथ हमेशा आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है, इंडेफिनिट स्टेट के लिए यूज किया जाता है। और बी जो है ये आपकी कॉन्टिन्यूअस स्टेट के लिए आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म यूज करते हो। थर्ड फॉर्म आपका पैसिव में यूज होता है। क्लियर? चलो, और ये मैंने छोटा सा एग्जांपल